नमस्कार। आज हम मरुस्थलीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मरुस्थल क्या होता है। मरुस्थल से आशय ऐसे स्थलीय भूभाग से हैं जहां मरुस्थलीय दशाएं अथवा लक्षण विद्यमान हो। किसी भूभाग में मरुस्थलीय दशाओं के विद्यमान होने पर ही उस भूभाग को मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। इन मरुस्थलीय दशाओं अथवा लक्षणों में उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापमान, उच्च दैनिक तापांतर, अल्प वर्षा, वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण की अधिकता, कम सापेक्षिक आर्द्रता, उच्च वायु गति, अल्प वनस्पति अथवा वनस्पति विहीन धरातल, बालू का विस्तार, भौतिक अपक्षय की अधिकता, कम उपजाऊ मिट्टी, भूमिगत जल की अत्यधिक गहराई आदि सम्मिलित हैं। ये दशाएं विश्व के गर्म मरुस्थलों में पाई जाती हैं, जबकि शीत मरुस्थलों में तापमान की न्यूनता, वाष्पोत्सर्जन का अभाव, जल की बर्फ के रूप में उपलब्धता के साथ अन्य दशाएं विद्यमान होती हैं। किसी भूभाग में ये दशाएं प्राकृतिक प्रक्रियाएं तथा मानवीय क्रियाकलापों के परस्पर प्रभावों का प्रतिफल ही होती है। मरुस्थल विश्व के सभी देशों में विद्यमान हैं। पृथ्वी के कुल स्थलीय भूभाग का लगभग 35% भूभाग मरुस्थल के रूप में है। ऑस्ट्रेलिया के 75%, अफ्रीका के 34%, एशिया के 31%, अमेरिका के 19%, यूरोप के 2% भागों पर मरुस्थल का विस्तार है। भारत के उत्तर पश्चिमी भूभाग में फैला थार का मरुस्थल विश्व का एक प्रमुख मरुस्थल है। यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्यों में फैला हुआ है। इसकी लंबाई 650 किलोमीटर तथा चौड़ाई 160 किलोमीटर है। इसका 62% भाग राजस्थान राज्य में है। थार मरुस्थल में बालू का प्रसार अत्यधिक है। यहाँ 4 से 6 किलोमीटर लंबे तथा 8 से 35 मीटर तक ऊंचे रेत के विशालकाय टिल्ले हैं। विश्व में 2 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। गर्म मरुस्थल, जिसमें सहारा, अरेबियन, कालाहारी, थार मरुस्थल आदि, जहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है। शीत मरुस्थल, मंगोलिया और चीन में फैला गोबी का मरुस्थल शीत मरुस्थल है, जहाँ तापक्रम बहुत कम रहता है। जम्मू कश्मीर का लद्दाख प्रदेश भी एक शीत मरुस्थल ही है, जहाँ वर्ष में लगभग 5-6 महीने विषम शीत परिस्थितियाँ बनी रहती हैं। इसके अलावा विश्व के ध्रुवीय प्रदेश भी शीत मरुस्थल ही है, जहाँ जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तो है, पर बर्फ़ के रूप में होने के कारण पेड़ पौधों व जीव जंतुओं को उपलब्ध नहीं होने के कारण इनकी वहन क्षमता कम होती है। अब हम बात करते हैं मरुस्थलीकरण क्या है। मरुस्थलीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मरुस्थलीय दशाओं का विस्तार होता है। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया वन उन्मूलन, अत्यधिक चराई, भूमि के अलाभकर उपयोग, भूमि उपयोग की अत्यधिक, भूमिगत जल की अत्यधिक निकासी और जलवायु परिवर्तन के कारण होती है। यह प्रक्रिया प्राय उन शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अधिक तीव्र गति से होती है जो मरुस्थल की सीमा के चारों ओर होते हैं और जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया का विस्तार केवल प्राकृतिक कारणों से ही हो सकता है, लेकिन इस बात के पर्याप्त उदाहरण है कि प्रकृति में मानव हस्तक्षेप के कारण पहले से ही विद्यमान मरुस्थलीय भूभाग में शुष्क दशाएं और सघन हो जाती हैं तथा उस क्षेत्र की वहन क्षमता कम हो जाती है। फलस्वरूप सीमांत क्षेत्रों में मरुस्थलीय दशाओं का विस्तार होने लगता है। किसी भी जलवायु मंडल या पारिस्थितिक तंत्र में मानव द्वारा संसाधनों के अतिदोहन से उत्पन्न परस्पर प्रभावों के फलस्वरूप मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से अपना प्रभाव दिखलाती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का विनाश, मिट्टी की उर्वरता शिथिल, जैव विविधता का ह्रास और अनियंत्रित जलवायु हो जाती है। जिसके परिणाम स्वरूप प्रभावित भूभाग में मिट्टी की उत्पादकता कम हो जाती है और तेज हवाएं चलती हैं, वर्षा कम होती है, शुष्कता बढ़ जाती है और रात दिन के तापमान में अंतर अधिक होने लगता है। अब हम बात करते हैं मरुस्थलीकरण के कारण। ऋतु परिवर्तन एवं मानवीय क्रियाकलापों द्वारा भूमि का होने वाला अवकर्षण मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण हैं। इसके कारण शुष्कता एवं अकालों में वृद्धि होती है।
परिणामतः मिट्टी का कटाव, उपज में ह्रास, वनस्पति आवरण में कमी, पशु प्रव्रजन तथा लोगों के स्थानांतरण की स्थितियां बन जाती हैं। हाल ही में बने मरुस्थल मनुष्य की निम्नलिखित गतिविधियों के परिणाम हैं। डिफॉरेस्टेशन या वनोन्मूलन। वन उन्मूलन और मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया के मध्य घनिष्ठ संबंध है। वनों के पारिस्थितिक के महत्व में हम ये जानते हैं कि किस प्रकार वन अपने आसपास की जलवायु को साम्यता प्रदान करते हैं। इस साम्यता में वनों द्वारा अपेक्षित मात्रा में आर्द्रता का स्तर बनाए रखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब वायु आर्द्र होती है तो न केवल दिन के समय सूर्य की गर्मी भूमि तक पहुंच पाती है, अपितु रात्रि के समय में भी यह गर्मी बाह्य वायुमंडल में कम ही निकल पाती है। इस प्रकार वन किसी भूभाग के जलवायु तत्वों के विभिन्न संयोगों के अनुकूलता को प्रदान करते हैं। इसके विपरीत मरुस्थलीकरण वनोन्मूलन से उत्पन्न एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रभावित भूभाग में मरुस्थलीय दशाओं का प्रसार होने लगता है। अतः वन उन्मूलन मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देते हैं। वन उन्मूलन के वायुमंडलीय हरित गृह प्रभाव से तीव्रता के कारण धरती का तापमान बढ़ जाता है। इस बढ़ते हुए तापक्रम से उर्वरक क्षेत्रों में नमी का स्तर अत्यधिक घट जाता है और ऐसे अनेक सहल बर्किनो फासो, नाइजर, सेनेगल में मानवीय घटनाओं क्रियाकलापों द्वारा बना मरुस्थल की तरह मरुस्थल बन जाते हैं। वन विनाश से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिट्टी का क्षरण होने से मरुस्थलीय परिस्थितियों का विस्तार तीव्र गति से हो रहा है। अरावली के पश्चिमी ढालों पर वनों के विनाश से मरुस्थलीय दशाओं का विस्तार पूर्व की ओर हो रहा है। दूसरा, अलाभप्रद भूमि उपयोग। कृषि के लिए अलाभप्रद भूमि उपयोग मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए संसार के सभी मरुस्थलों में भारत के थार मरुस्थल में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। थार मरुस्थल में जनसंख्या का औसत घनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि अन्य मरुस्थलों में यह 3 से 4 प्रति वर्ग किलोमीटर ही है। थार मरुस्थल में लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि एवं पशुपालन है। पिछले 3 दशकों में इस क्षेत्र में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि के अयोग्य भूमि पर शस्य उत्पादन में 70% की वृद्धि हो चुकी है। यहाँ तक कि रेतीले टिब्बों और सीमांत भूभागों पर गहन खेती की जाने लगी है। वर्षा की अनिश्चितता के कारण थार मरुस्थल में जून माह में ही ट्रैक्टर और हल चलना आरंभ हो जाते हैं, जबकि वर्षा होती हैं जुलाई के प्रथम सप्ताह में। जिस वर्ष वर्षा नहीं होती है अथवा देर से होती है तो हल से पोले किए हुए रेत के कण तेज वायु के साथ उड़ने लगते हैं और आसपास की उर्वर भूमि पर गिरकर उन्हें अनउपजाऊ बना देते हैं। वायु की प्रचलित दिशा के साथ ये रेत के बारीक कण अरावली पर्वतमाला के बीच बीच में विद्वान अंतरालों गैप से होकर राजस्थान के पूर्वी जिलों में पहुंच रहे हैं, इससे पूर्वी जिलों के उपजाऊ क्षेत्रों में रेत के टिब्बे बन गए हैं। अतः मरुस्थलीय प्रदेशों में भूमि के अलाभप्रद उपयोग के कारण मरुस्थलीय दशाओं का विस्तार सीमांत क्षेत्रों में भी हो रहा है। तीसरा है पशुधन में बढ़ोतरी और अनियंत्रित कटाई तथा चराई। पशुओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने पर विद्वान वानस्पतिक आवरण पर चराई का दबाव बढ़ जाता है। इस कारण मिट्टी का अपरदन होता है। अनियंत्रित चराई के साथ पशुओं के खुरों से उगते पौधे नष्ट हो जाते हैं तथा नए बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है, जबकि मरुस्थलीय प्रदेशों में पहले से ही अल्प वनस्पति विद्वान होती है। फिर है भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग। भूमिगत जल के अधिक उपयोग से जल स्तर तो नीचे जाता ही है, साथ ही भूमि की ऊपरी परत की शुष्कता बढ़ती जाती है, जो अंततः मरुस्थल में परिवर्तित कर देती है। अतः जल के अधिक उपयोग से शुष्क प्रदेशों में मिट्टी के भीतर लवण की मात्रा बढ़ती जाती है। आज विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, भारत, चीन आदि देशों में विस्तृत भूभाग पर भूमिगत जल के अधिक उपयोग किए जाने के कारण मरुस्थल बनने वाले हैं। थार मरुस्थलीय क्षेत्र में भूमिगत जल का स्तर 80 से 120 मीटर गहरा है और यह जल अधिकांश जगहों पर खारा भी है। थार मरुस्थल में इंदिरा गांधी नहरी जल के अलाभप्रद और गहन उपयोग के कारण उत्पन्न सैम की समस्या ने सैकड़ों वर्ग किलोमीटर भूमि को दलदल बना दिया है। गांव के गांव इस दलदल में समा गए हैं। सैम ने नहर के प्रथम चरण की 1/3 से अधिक उपजाऊ मिट्टी बेकार कर दी है। अतः मरुस्थल में स्थान स्थान पर गहरे दलदल नजर आने लगे हैं। नहरी क्षेत्र में जल रिसाव के कारण कई तरह के खनिज
एवं अन्य पदार्थ निकलकर जमीन की सतह पर आ गए हैं, जिससे धरती पर खड़े वृक्ष गलकर गिर गए हैं। अत्यधिक खनन प्रक्रिया से विशाल भू क्षेत्र अनउपजाऊ हो जाता है। खनन प्रक्रिया में सर्वप्रथम खनिज उपलब्धि वाले क्षेत्रों की वनस्पति को काटा जाता है। उसके बाद ऊपरी सतह की उपजाऊ मिट्टी को खोदा जाता है। यह मिट्टी और खान क्षेत्र से निकला मलबा 4 गुने क्षेत्र पर फैलकर उपयोगी क्षेत्र को बर्बाद कर देता है। ऐसा खुली खान पद्धति में अधिक होता है। इसके अतिरिक्त जहाँ खनन होता है वहाँ भूमि धंस जाती है अथवा भूस्खलन हो सकता है। ऐसे खनन क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि के धसाव या भूस्खलन से उपयोगी भूभाग की भूमि क्षतिग्रस्त हो जाती है। अन्य कारण, विश्व के विभिन्न भागों में चल रहे युद्ध, भूमिगत परमाणु विस्फोट से विश्व में पर्यावरणीय संतुलन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ओजोन गैस में कमी, मानव जनित हरित गृह प्रभाव, भूमंडलीय उष्णता, एल नीनो आदि ऐसी घटनाएं हैं जिनका प्रभाव सूखा, बाढ़, चक्रवात, मौसम परिवर्तन के रूप में होता है। एल नीनो के प्रभाव से जहां एक ओर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील विध्वंसकारी सूखे की चपेट में आ गए हैं, वहीं दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से बाढ़ आ गए हैं। इसके फलस्वरूप अमेरिका के तटीय भागों में भूमि अपरदन और भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। सारांशतः प्राकृतिक वनस्पति का विनाश, अत्यधिक पशुचारण, वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन एवं उपजाऊ क्षेत्रों में इसका निक्षेपण, अल्प वर्षा, दुर्भिक्षों की पुनरावृत्ति, भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग, जनसंख्या वृद्धि, एकल कृषि संस्कृति, मोनोकल्चर, अत्यधिक सिंचाई के कारण उत्पन्न मिट्टी में लवणता एवं जलमग्नता आदि मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण हैं। इन कारकों से सम्मिलित प्रभाव से धीरे धीरे हरी भरी धरती के मरुस्थल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। अब हम बात करते हैं मरुस्थलीकरण की रोकथाम के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन और विभिन्न मानवीय गतिविधियों के फलस्वरूप भूमि के होने वाले अवकर्षण में मरुस्थलीय दशाओं का प्रसार होता है। हाल ही में बने अधिकांश मरुस्थलीय मानवीय क्रियाकलापों के ही परिणाम होते हैं। अतः मरुस्थलीय भागों में एवं उनके सीमांत क्षेत्रों में मानवीय क्रियाकलापों के उचित और नियोजित प्रबंधन द्वारा फैलते मरुस्थल को नियंत्रित किया जा सकता है। मरुस्थलीकरण की रोकथाम हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। मरुस्थलीय वनस्पति के अंधाधुंध शोषण को प्रतिबंधित करके मरुस्थलीय भागों में कृषि के अंतर्गत उन्नत किस्म की घासों उत्पन्न करें ताकि पशुओं को चारा भी उपलब्ध हो सके। रेतीले टिब्बों एवं मैदानी भागों में बालू का स्तरीकरण हो सके। मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए सीमांत क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण करके इस हेतु स्थानीय प्रजातियों के वृक्षों को ही रोपण किया जाए। भूमि उपयोग के उचित प्रबंधन द्वारा मिट्टी का संरक्षण करके सतही एवं भूमिगत जल का उपयोग मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही दृष्टि से विवेकपूर्ण तरीके से करके ताकि शुष्कता, जलमग्नता एवं लवणता जैसी समस्याएं उत्पन्न न हो पाए। ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों का विकास करके पहले से ही विद्यमान अल्प वनस्पति पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को कम करके। भारत सरकार में एक मरु विकास कार्यक्रम चलाया गया है जो मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने हेतु प्रयासरत है। इसके लिए जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना की गई है, जहां मरुस्थल के प्रसार के कारणों का पता लगाकर उसके तदनुसार उसे नियंत्रित करने के उपाय खोजे जाते हैं। इसी के साथ मरुस्थलीय क्षेत्रों को हरा भरा बनाने के उपयोग के उपाय व्यवहार में लाए जाते हैं। इस संस्थान द्वारा उन शोधों का भी विश्लेषण किया जा रहा है जिसके अंतर्गत इजराइल ने अपने यहाँ मरुस्थलीय भूमि को हरी भरी भूमि में परिवर्तित कर दिया गया था। मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 में मरुस्थल के प्रसार को नियंत्रित करने, जल पर्यावरण संतुलित स्थापित करने तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों के निवासियों को आर्थिक स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को प्रमुखता दी गई। पहला, छायादार वृक्षारोपण, चारागाह विकास एवं बलुई मिट्टी के टीलों के स्थिरीकरण का कार्यक्रम। दूसरा, जल संसाधनों का विकास एवं इनका उत्पादक उपयोग। तीसरा, कृषि एवं बागवानी विकास। यह कार्यक्रम देश के गर्म एवं शीत मरुस्थल के प्रभावी 5 राज्यों के 21 जिलों में 131 विकास खंडों में चलाए जा रहे हैं। गर्म मरुस्थल के प्रभावित गुजरात, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों के 17 जिलों के 119 विकास खंड एवं शीत मरुस्थल से प्रभावित हिमाचल और जम्मू कश्मीर राज्य के 4 जिलों के 17 विकास खंड इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। धन्यवाद।